दोस्तों यूट्यूब के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर का पार्ट 8। इससे पहले पार्ट 7 तक अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 7 तक देख लें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और एग्ज़ाम में जब भी आप एग्ज़ाम में जाए ना, तो सबसे पहले पूरा का पूरा सीरीज़ देख के एक बार ज़रूर जाएँ। आपका एग्ज़ाम में एक भी सवाल नहीं छूटने वाला, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार आप सिर्फ ट्राई कर लेना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में क्या क्या सवाल बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो देखेंगे। तो चलिए डायरेक्टली सवाल में चलते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि स्पाइरल 174 173 तक कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट 7 पार्ट तक में। तो आज 174 से स्टार्ट करेंगे। तो सवाल पूछ रहा है स्पाइरल कोर ट्रांसफॉर्मर विच हैज़ कोर मेड अप स्टील स्ट्रिप हैज़ फ्लोइंग एडवांटेज। बोल रहा है कि एक्चुअली हमारा नॉर्मली क्या होता है, रेक्टेंगुलर टाइप का कोर बना होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग रेक्टेंगुलर वाला कोर यूज ना करके स्पाइरल कोर यूज करें, स्पाइरल का मतलब होता है गोला, ठीक। तो इसका कोर को सिर्फ हटा के इसका राउंड शेप बना देंगे, ठीक ना। तो उससे क्या होगा ना, कोर का साइज घट जाएगा, वेट घट जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो इसका है वो लाइटर हो जाएगा, मतलब वेट घटेगा तो कंस्ट्रक्शन जो है वो इजी हो जाएगा ना। तो देखिए इसका एडवांटेज क्या होगा कि अगर हम लोग स्पाइरल कोर वाला यूज करें, ऐसा टाइप का वाइंडिंग, तो इसमें फ़ायदा क्या होगा। तो इसका देखिए फ़ायदा क्या होगा। तो इसका लेस वेट होगा, यस। लाइटर कंस्ट्रक्शन होगा, यस। मिनिमम लॉस होगा, क्योंकि देखिए कोर का जो एरिया है वो घट गया तो लॉस भी घटेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा लॉस इंक्रीज होता है ना। तो हो जाएगा हमारा मिनिमम लॉसेस। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ एबव। तो 174 का आंसर हो गया डी। सवाल पूछ रहा था कि स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर जो है उसमें हम लोग कोर जो बनाते हैं स्टील स्ट्रिप से, तो उसका क्या एडवांटेज होता है, उसका क्या फ़ायदा है स्पाइरल कोर का ट्रांसफार्मर बनाने से, ठीक। अब देखिए सवाल 175 पूछ रहा है द प्लेस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंस्टॉल इन सेलेक्टेड सच दैट। बोल रहा है जहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग उस प्लेस को सिलेक्ट किस बेसिस पे करते हैं, ठीक ना। सवाल यही पूछ रहा है। तो देखिए जैसे आप फिगर पे देख पा रहे हैं कि जो हमने प्लेस सिलेक्शन किया है ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल्ड करने के लिए, मतलब ये जो हमने एरिया लिया है जहाँ पे ट्रांसफार्मर को लगाया है, इस प्लेस का क्या क्या एडवांटेज होना चाहिए, हम लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे कि यहीं पे ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि लोकेशन इज़ नॉट टू वार्म। जो हमारा लोकेशन है जहाँ पे ट्रांसफार्मर को हम लोग प्लेस्ड करेंगे उस वो ज़्यादा हीटअप वाला एरिया नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पे ज़्यादा उसका जो वायुमंडल है वहाँ का एरिया का वो वार्म नहीं होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, देखिए दूसरा ऑप्शन बोल रहा है पेलेंट्री ऑफ ड्राई एंड क्लीन एयर इज़ अवेलेबल एंड वेट कंडीशन आर नॉट इनकाउंटर्ड। तो बोल रहा है कि जो हमारा एरिया है वो पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए और क्लीन एयर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक। और जो गीलापन है उस एरिया में नहीं रहना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर को प्लेस्ड करते हैं। तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, लोकेशन इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डैमेज फ्रॉम मैन एंड मटेरियल ट्रैफिक। बोल रहा जो लोकेशन है वहाँ पे मैन का मतलब आदमी का आवागमन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। और किसी भी मटेरियल को ड्यू टू मतलब भीड़ भाड़ के कारण वहाँ पे आसपास मान लीजिए भीड़ भाड़ रहेगा तो किसी भी मटेरियल को तोड़ सकता है, या खुद को ट्रांसफार्मर गर्म होकर ब्लास्ट करेगा तो अपना मटेरियल तो तोड़ेगा, साथ में क्या करेगा जो आसपास रहेगा उसको भी डैमेज करेगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ एबव रिक्वायरमेंट्स आर मीट विथ। मतलब जहाँ हम लोग ट्रांसफार्मर को प्लेस्ड करेंगे ना वहाँ पे ये सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, ठीक। तो अच्छा होता है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन वार्म वाला कंडीशन तो नहीं चलेगा, बाकी तो चल जाएगा। लेकिन हम लोग अगर ट्रांसफार्मर को प्लेस्ड करते हैं तो ऐसा ही लोकेशन देख के करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा जान माल का हानि हो सकता है। अब देखिए 176 का सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल है ये ट्रांसफार्मर डिज़ाइन फॉर इंस्टॉलेशन इन ए ट्रॉपिकल कंट्री इफ़ इंस्टॉल्ड इन ए कोल्ड कंट्री। बोल रहा है कि जो हम लोग ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन करते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए, मतलब जो हमारा देखिए एक होता है विषुवत रेखा, और एक होता मकर रेखा, और एक होता कर्क रेखा, ठीक। तो इस एरिया के बीच में जो सारा देश आता है वो गर्म देश होता है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि इस एरिया में जो हम लोग इस एरिया में लगा मतलब इस एरिया के लिए जो ट्रांसफार्मर हम लोग डिज़ाइन करेंगे
तो एज कम्पेयर टू कोल्ड एरिया इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है, जैसे हो गया यूरोप, हमारा हो गया अमेरिका, ये सब कोल्ड एरिया है, ठीक ना। रूस, ये सब जो ऊपर जो है अंटार्कटिक के साइड में जितना एरिया है, या इसके ऊपर वाला जितना एरिया, जितना ऊपर जाते रहेंगे उतना हमारा कोल्ड एरिया आता रहेगा, ठीक। और ये फिलीपींस, इंडोनेशिया, अफ्रीका, ये सारा देश गर्म इसी के अंदर आता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ठीक ना। तो उस एरिया के लिए हम लोग को ट्रांसफार्मर जो डिज़ाइन करना पड़ता है ना, वो हीटअप को देख के, मतलब वहाँ पे इस एरिया में तो ऑलरेडी हीट है, और ट्रांसफार्मर जब चलेगा तो हीटअप होगा ही। तो हमको ऐसा डिज़ाइन करना पड़ता है कि इसका हीट का इफेक्ट ट्रांसफार्मर में पड़े, लेकिन ट्रांसफार्मर जले ना, ठीक ना। मेन मेन रीज़न यही है। तो बोल रहा है कि हम लोग गर्म एरिया के कंपेयर में कोल्ड एरिया में, अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किए गर्म एरिया के लिए, और उस ट्रांसफार्मर को ले जाके लगा दिए कोल्ड एरिया में, तो क्या इफ़ेक्ट होगा। यही सवाल यही पूछ रहा है कि इंस्टॉल्ड हम लोग कर चुके हैं कोल्ड एरिया में, तो उसमें क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का यहाँ जो रेटिंग रहेगा ना, मतलब गर्म एरिया में वो रेटिंग कम रहेगा। मान लीजिए 5 kVA का है, ठीक, ट्रांसफार्मर मान लेते हैं, या 25 kVA का है, ठीक। तो यही 25 kVA वाला ट्रांसफार्मर अगर कोल्ड एरिया में लगाएंगे ना, तो इसमें हम लोग 25 kVA से ज़्यादा लोड लगा सकते हैं, मतलब यहाँ केवीए रेटिंग इंक्रीज करवा सकते हैं कोल्ड एरिया में, क्योंकि ये ऑलरेडी 25 kVA में जितना गर्म होगा उसको तो सहेगा ही, और साथ में वायुमंडल का जो हीटअप है उसको भी सहने के लिए इसको बनाया जाता है कि उसको झेल ले। तो इसका मतलब उसका वो उस इस ट्रांसफार्मर का झेलने का, मतलब गर्म गर्म को झेल टेम्परेचर को झेलने का पावर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जब कोल्ड एरिया में लाएंगे तो 25 kVA में जितना हीट होगा वो तो होगा ही, साथ में इसका रेंज 25 kVA से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 25 kVA से ज़्यादा लोड में जितना हीटअप होगा ना उसको भी सह लेगा। तो जब हीट को ट्रांसफार्मर सह लेगा तो जलेगा नहीं। तो हम लोग हाई रेटिंग, मतलब 25 kVA से ज़्यादा रेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं उस ट्रांसफार्मर को, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इज टू बी लोडेड बिलो द नेम प्लेट केवीए रेटिंग। नहीं, केवीए रेटिंग के बिलो से मतलब जितना केवीए रेटिंग में लिखा हुआ है उससे नीचे यूज करेंगे कोल्ड एरिया में, ऐसा नहीं, गलत हो गया। कैन बी लोडेड इन एक्सेस ऑफ द नेम प्लेट ऑफ केवीए रेटिंग। हाँ, अब जितना केवीए रेटिंग उसका ट्रांसफार्मर का प्लेट में रेटिंग लिखा हुआ रहता है, तो जितना रेटिंग लिखा हुआ रहेगा उससे एबव हम लोग यूज कर सकते हैं कोल्ड एरिया में अगर इंस्टॉल कर दे ट्रांसफार्मर को। तो आंसर हो जाएगा बी। तो 176 का हो जाएगा बी। देखिए मतलब ट्रांसफार्मर से रिलेटेड लगभग 250 से 300 सवाल है, तो 6 से 7 वीडियो में 50-50 करके डालते तो ख़त्म हो जाता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 वीडियो यदि ज़्यादा बन जाए तो आपका ही प्रॉफिट होगा, इसलिए मैं समझाने का ज़्यादा कोशिश करता हूँ, ना कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बनाने का ज़्यादा कोशिश नहीं करता हूँ। आपको अगर 10 क्वेश्चन समझा देंगे ना तो उससे आपका 20 क्वेश्चन और बन रहा है, इसलिए काउंटिंग पे नहीं जाइएगा कि 10 सवाल बन रहा है, 15 सवाल बन रहा है। आपका 15 सवाल नहीं बन रहा, अगर हम 15 सॉल्व करवा रहे हैं तो आपका 30 तो बन ही रहा है, क्योंकि जब हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं ना उस टाइम बहुत सारा सवाल आपका सॉल्व हो रहा होता है, ठीक ना। जब आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना, तब आप वो सवाल, मतलब एक्सप्लेनेशन के टाइम पे जो सवाल हमने बता दिया वो एग्ज़ाम में तो कन्फर्म है, अगर उससे आसपास कुछ भी पूछा जाए तो आप आराम से बनाइएगा। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है कि 15 सवाल बन रहा है या कुछ भी, ठीक ना। और आप स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हैं। अब देखिए 177 का सवाल क्या पूछ रहा है, मोस्ट वाइडली यूज इंसुलेटिंग एंड कूलिंग ट्रांसफार्मर लिक्विड इज़। तो जो बोल रहा है कि ज़्यादातर इंसुलेटिंग और कूलिंग के लिए ट्रांसफार्मर में जो लिक्विड यूज किया जाता है वो क्या होता है, मोस्टली वो मिनरल ऑयल होता है, ठीक ना। जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है ना उसको मिनरल ऑयल बोलते हैं। तो 177 का हो जाएगा ए, ठीक। अब देखिए 178 सवाल पूछ रहा है, एक करंट ट्रांसफार्मर इज, बोल रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर क्या है। ए मैग्नेटिक कंपोनेंट्स टू चेंज वोल्टेज लेवल। तो करंट ट्रांसफार्मर में वोल्टेज लेवल का चेंजिंग कहाँ से होगा, तो होगा, रॉन्ग हो गया। एन 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 इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफॉर्म एसी करंट टू डीसी करंट। तो ये तो सिटी नहीं, मतलब करंट ट्रांसफार्मर नहीं करता, ये रेक्टिफायर वगैरह करेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद, सॉरी, उसके बाद देखिए ए मैग्नेटिक कंपोनेंट्स टू चेंज करंट लेवल। हाँ, सीटी जो है वो करंट लेवल को चेंज करता है, ठीक। तो हमारा 178 का हो जाएगा सी, ए मैग्नेटिक कंपोनेंट्स टू चेंज करंट लेवल। सीटी ट्रांसफार्मर के बारे में ये है, ठीक है। अब 179 सवाल पूछ रहा है, बुकोज रिले इज़ यूज्ड इन। देखिए बुकोज रिले हम लोग कहाँ यूज करते हैं, बुकोज रिले का यूज ओनली ट्रांसफार्मर में ही होता है, ठीक ना। बार बार हम लोग जिक्र कर भी रहे हैं।
अगर आप सीरीज देख रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस सब सवाल में, आप खुद बना लीजिएगा। तो देखिए बोल रहा है कि बुकोज रिले का यूज कहाँ करते हैं, मोटर प्रोटेक्शन में, लाइन प्रोटेक्शन में, जनरेटर प्रोटेक्शन में, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में। तो बुकोज रिले का यूज हम लोग ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में करते हैं। और बुकोज रिले तभी यूज होता है जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल रहेगा, जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल प्रजेंट है उसी में बुकोज रिले यूज होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो 179 का हो गया डी। 180 पूछ रहा है बुकोज रिले इज गिविंग वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। बोल रहा है कि बुकोज रिले जो है वो वार्निंग मतलब अलार्म एंड प्रोटेक्शन किस, वार्निंग और किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमें तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल फॉल इनसाइड द ट्रांसफार्मर इटसेल्फ। जो बुकोज रिले है ना, हमारा बुकोज रिले वो क्या करता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल में अगर ऑयल हीटअप होगा तो क्या करेगा, ऑयल हीटअप होगा तो बुकोज रिले को ऑपरेट करवा देगा, ठीक। तो अगर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो कॉपर का वाइंडिंग है उसको डैमेज कर देगा। मतलब ऑयल ऑयल क्या होगा, ऑयल का एक कैपेसिटी होगा हीट को एब्जॉर्ब करने का। अब अब कॉपर बाइंडिंग ज़्यादा हीट हो रहा है तो ऑयल का कैपेसिटी से जब बाहर हो जाएगा तो बाइंडिंग खुद ब खुद जल जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट अगर अंदर ट्रांसफार्मर का आएगा ना तो उस टाइम क्या करेगा, बुकोज रिले इन्फॉर्म करता है और अलार्म सर्किट भी देता है। जब ट्रांसफार्मर का ऑयल हीटअप होता है ना तो उस टाइम अलार्म भी बजाता है, ताकि मान लीजिए पावर स्टेशन में कोई वर्कर लगा हुआ है, सब स्टेशन में लाइनमैन बैठा हुआ रहता है। अब ट्रांसफार्मर लगा रहता है, एक कमरा होता है उससे बहुत दूर में ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो अगर ट्रांसफार्मर में कुछ हीटअप हो रहा होगा तो दूर से तो नहीं देख पाएगा। तो इसलिए वहाँ से बुकोज रिले की हेल्प से एक वायर लगा के अलार्म सर्किट लगाया जाता है ऑफिस में, ताकि अगर ट्रांसफार्मर में कुछ भी हीटअप का प्रॉब्लम आए ना तो अलार्म सर्किट बजेगा और उस जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहा है, एम्प्लॉय जो है, उसको पता चल जाएगा और हो सकता है कि वो शट डाउन ले ले। तो इससे ट्रांसफार्मर बच जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 का हो जाएगा हमारा ए। अब देखिए 180 हो गया। अब हमारा 181 सवाल क्या पूछ रहा है, फॉर पावर पर्पस साइन वेव शेप इज प्रीफर बिकॉज। बोल रहा है कि पावर पर्पस के लिए, पावर पर्पस मतलब पावर ट्रांसफॉर्म के लिए कुछ भी, हम लोग साइन वेव का यूज क्यों करते हैं, ज़्यादातर प्रीफर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेंगुलर वेव भी है, स्क्वायर वेव भी होता है, लेकिन हम लोग इसको प्रीफर ना करके साइन को क्यों प्रीफर करते हैं। तो देखिए साइन को प्रीफर करने का मेन रीज़न क्या है ना, इट इज़ स्टेबल वेव होता है, ये स्टेबल है और स्मूथ होता है, ठीक ना। और जो जब लाइन का जो पैरामीटर होता है आरएलसी जो होता है, तो साइन वेव के साथ चेंजिंग नहीं होता, मतलब वेरी नहीं होता है, ठीक ना। तो इस कारण से हम लोग पावर ट्रांसमिशन या पावर पर्पस के लिए हम लोग साइन वेव का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 181 का हो जाएगा सी, कि इट इज स्टेबल वेव शेप एंड द लाइन पैरामीटर कैन नॉट चेंज इट्स, ठीक ना। तो 181 का हो गया सी। अब 182 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, साइनसोइडल ईएमएफ। बोल रहा है कि जो साइनसोइडल ईएमएफ होता है वो क्या करता है, लैक्स द फ्लक्स इन इंड्यूसिंग इट। जो साइनसोइडल हमारा ईएमएफ होता है वो जो फ्लक्स, तो वो फ्लक्स को जो है ना लैग करता है बाय 90 डिग्री, ठीक ना, जो इंड्यूसिंग हो रहा है फ्लक्स सर्किट में, ठीक ना। तो 182 का हो जाएगा डी, कि लैक्स द फ्लक्स इंड्यूसिंग बाय 90 डिग्री, जो हमारा साइनसोइडल ईएमएफ होता है। अब देखिए 183 का सवाल क्या पूछ रहा है, द हमिंग साउंड इन अ ट्रांसफार्मर इज मेनली ड्यू टू। देखिए हमिंग साउंड जो होता है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर का जो लेमिनेशन होता है ना उसके ऊपर इंसुलेशन रहता है, तो थोड़ा गैप रहता है, उसके बाद फिर एक स्ट्रिप लगाया जाता है, फिर इंसुलेशन रहता है, फिर स्ट्रिप लगाया जाता है। तो जब इससे हैवी करंट फ्लो होता है ना, इसका वाइंड मतलब जब इसके ऊपर वाइंडिंग हम लोग लगाते हैं तो हैवी करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने के कारण कोर से भी करंट फ्लक्स पास होने लगता है, क्योंकि कोर ही रास्ता है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक करंट पहुंचाने का, ठीक। तो कोर से जब फ्लक्स पास होता है ना तो कोर क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ड्यू टू वाइब्रेशन क्या होता है ना, कोर एक बार जब जब हमारा अल्टरनेटिव ईएमएफ होता है या फ्लक्स होता है तो कोर कोर पहले क्या करता है, अलाइनमेंट होता है कोर कोर का। देखिए कोर पहले स्थिर अवस्था में है, जब इसमें से फ्लक्स जाएगा तो जब मान लीजिए फ्लक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कोर क्या करेगा, पॉजिटिव की ओर मूव करेगा थोड़ा सा, ठीक। उसके बाद जब जैसे फ्लक्स नेगेटिव डायरेक्शन में गया तो कोर फिर नेगेटिव की ओर मूव करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, वाइब्रेशन, और ये सिलसिला चलता रहता है, ये हमारा कोर है।
तो इससे क्या होता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहता है ड्यू टू इंसुलेटिंग मटेरियल, तो कोर थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगता है। तो वाइब्रेशन के कारण बहुत सारा स्ट्रिप लगा है, सारा वाइब्रेट करेगा तो आवाज़ नॉइज़ प्रोड्यूस होने लगता है और हमिंग साउंड के रूप में सुनाई देता है। और जो ये हमिंग साउंड आ रहा है, इसका आने का जो मतलब प्रोड्यूस होने का जो तरीका है, उस तरीके को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, ठीक ना। मतलब जो कोर मूवमेंट किया ना, तो इस मूवमेंट का प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। तो जो हमिंग साउंड आता है किसके कारण आता है, वो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण आता है। वही सवाल पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड किसके कारण प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण। तो 183 का हो जाएगा ए। अब देखिए 184 का सवाल पूछ रहा है, द एडवांटेज ऑफ पुटिंग टैपिंग एट द फेज एंड ऑफ द ट्रांसफार्मर इज। बोल रहा है कि जो हम लोग टैपिंग मतलब प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफार्मर का एंड, मतलब ट्रांसफार्मर में, तो कहाँ, फेज के एंड में। तो उसका क्या एडवांटेज है, तो उसका एडवांटेज हमारा होता है कि टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बुशिंग। मतलब अब हम लोग टैपिंग का मतलब क्या होता है, दो वायर को एक साथ जोड़ना। तो अगर टैपिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा वायर इंडिविजुअल हो जाएगा, इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल बुशिंग प्रोवाइड करना पड़ता है ना। तो नंबर ऑफ बुशिंग बढ़ जाएगा, तो हम लोग टैपिंग कर देंगे तो क्या होगा ना, बूसिंग का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाता है। तो बूसिंग देखिए किसको बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा एच टी बूसिंग है, ये एल टी बूसिंग है। तो टैपिंग करने से क्या होता है, बूसिंग का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। मतलब अगर टैपिंग नहीं करेंगे तो बहुत सारा बूसिंग लगाना पड़ेगा, 4 5 6 7 लगाना पड़ेगा। अगर टैपिंग कर देंगे तो बूसिंग का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। मतलब वायर को एक दूसरे से जोड़ना ही टैपिंग कहलाता है, ठीक। तो एडवांटेज ऑफ, मतलब एडवांटेज क्या है टैपिंग लगाने का फेज के एंड में, तो हो जाएगा टू रिड्यूस द बूसिंग। तो 184 का हो जाएगा ए। अब 185 सवाल क्या पूछ रहा है, इन ए 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर वन ऑफ द फेज बर्न अप। बोल रहा है कि डेल्टा कनेक्शन है, 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, हाँ, इसमें डेल्टा कनेक्शन और एक फेज जल गया, तो ये फेज जल जाएगा तो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा। और ये फेज हमारा जल गया है, तो ट्रांसफार्मर जो है ना वर्क नहीं करेगा, इसका आउटपुट हो जाएगा जीरो। लेकिन यही अगर हमारा स्टार कनेक्शन रहता तो 75% हमारा आउटपुट देता, जो स्कॉट कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाता। मतलब एक वाइंडिंग अगर हमारा जल भी जाता है ना, स्टार कनेक्शन रहता आउटपुट में, तो एक वाइंडिंग जल भी जाता है ना, तो वो जैसे हम लोग स्कॉट कनेक्शन या जिसको टी कनेक्शन कहते हैं, उसमें क्या होता है 3 फेज से 2 फेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें अगर एक बाइंडिंग जल भी जाता है ना, तो 75.7% एफिशिएंसी हमको मिलेगा। मतलब आउटपुट पे वोल्टेज हमको मिलता ही रहेगा, ट्रांसफार्मर वर्क करता ही रहेगा अगर ट्रांसफार्मर का एगो वाइंडिंग जल जाए तो। इसलिए ट्रांसफार्मर का जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ना, वहाँ पे देखिएगा स्टार कनेक्शन रहता है सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो एक कॉइल जल जाने के बावजूद भी गांव में देखिएगा बिजली का सप्लाई चलता रहता है। ऐसा नहीं कि पूरा ट्रांसफार्मर बंद हो जाए। वही अगर डेल्टा कनेक्शन कर देंगे ना, मतलब सेकेंडरी में, जिसमें लोड लगा हुआ रहता है पूरा गांव का, तो उसमें क्या होगा, एक बाइंडिंग जल जाएगा, अगर डेल्टा कनेक्शन रहा तो पूरा का पूरा सप्लाई बंद हो जाएगा, मतलब ट्रांसफार्मर किसी काम का ही नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लास्ट में क्या होता है, स्टार कनेक्शन। तो जिससे बाइंडिंग अगर जल भी जाता है ना, तो सिर्फ एक फेज जल जाता है, मतलब एक फेज पे सप्लाई नहीं रहता, लेकिन 2 फेज पे बाकी का सप्लाई चलता रहता है। तो इसलिए गांव में ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो भी चलता है, मतलब एक फेज उड़ जाने के बावजूद भी। तो अगर डेल्टा कनेक्शन रहेगा तो क्या होगा, जीरो आउटपुट देगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए, 185 का हो गया ए, ठीक। अब देखो 186 सवाल क्या पूछ रहा है, व्हेन 440 अपॉन 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर, मतलब 440 अपॉन 220, 440 को 220 में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये कौन सा स्टेप डाउन है, क्योंकि कम हो रहा है सेकेंडरी में। तो ऐसा ट्रांसफार्मर रहेगा तो इसको अगर 400, मतलब इसका प्राइमरी वाइंडिंग में 440 देंगे तो 220 देगा। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को अगर 400 वोल्ट में हम लोग कनेक्ट करेंगे, मतलब प्राइमरी में अगर 400 दें, तो 400 वोल्ट का डीसी सप्लाई दें तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला बात तो ट्रांसफार्मर, कान खोल के सुन लीजिए, ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे वर्क नहीं करता है। क्यों, क्योंकि डीसी में क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी हमारा जीरो होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड रहता है। तो इस मैग्नीट्यूड के कारण क्या होगा ना, कॉपर का जो वाइंडिंग है हमारा ट्रांसफार्मर में, देखिए डीसी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारा जीरो होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है उसमें से तो करंट फ्लो होता रहेगा। अब फ्लो होता रहेगा तो अल्टरनेट फ्लक्स तो है नहीं, कांस्टेंट है। और एसी में क्या होता है, अल्टरनेट होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो जिसके कारण से फ्लक्स जो है एक बार प्लस डायरेक्शन में जाता है, एक माइनस डायरेक्शन में। और फ्राडे का लॉ कहता है कि जब यहाँ पे चेंजिंग होगा फ्लक्स का, मतलब चेंजिंग का मतलब क्या है, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो डी फाई बाई डी टी होगा, तो हमारा ईएमएफ आता है।
तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में डीसी का सप्लाई लगाएंगे तो एक ही डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, समझे। मतलब ओनली इसी डायरेक्शन में जा रहा तो इसी में जाएगा, या ऊपर जा रहा तो ऊपर ही जाएगा सिर्फ, ठीक ना, मतलब ऊपर जा रहा तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो है तो ईएमएफ क्या आएगा, जीरो आएगा, लेकिन करंट तो फ्लो होता रहेगा। अब करंट फ्लो होगा तो हीटअप करेगा वाइंडिंग को, और वाइंडिंग को हीटअप करेगा तो वाइंडिंग खत्म हो जाएगा। इसलिए डीसी सप्लाई से कभी भी ट्रांसफार्मर को अगर जोड़ दिए तो ट्रांसफार्मर हमारा जल जाता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि 400 वोल्ट से अगर डीसी सप्लाई से जोड़ दें तो क्या होगा, तो होगा तो ट्रांसफार्मर में भी वर्म, ट्रांसफार्मर क्या होगा, जल जाएगा। तो 186 का हो जाएगा हमारा ए। ठीक। अब 187 देखिए सवाल क्या पूछा, इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर फेराइट कोर्स आर यूज्ड बिकॉज ए फेराइट कोर हैज। बोल रहा है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम लोग फेराइट यूज, मतलब फेराइट मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक ना। ये क्या करता है, इसका पावर इतना अच्छा होता है, मतलब इसका कैपेबिलिटी इतना अच्छा होता है कि ये जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा ना सबको अपने आप से पास करवाएगा। सीआरजीओ स्टील तो थोड़ा बहुत मान लीजिए छोड़ भी देगा, लेकिन ये फेराइट जो मटेरियल होता है ये एक थोड़ा भी नहीं छोड़ेगा, मतलब जितना भी फ्लक्स है सबको अपने आप से पास करवाएगा। इसका मतलब इसका परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक ना, एज कम्पेयर टू सीआरजीओ स्टील भी। तो अगर हम लोग फेराइट मटेरियल का यूज करते हैं तो जब भी हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी वाला ट्रांसफार्मर लेंगे ना तो उसमें सीआरजी स्टील छोड़ के हम लोग फेराइट स्टील का यूज करते हैं। तो फेराइट स्टील यूज करने का कारण क्या है वही पूछ रहा हूँ, तो आंसर हो जाएगा 187 का। चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लो परमिएबिलिटी, हाई हिस्ट्रेसिस। तो हमारा आंसर 87 का हो जाएगा बी, उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक ना। तो जो फेराइट मटेरियल है उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी में उसको यूज करते हैं, ठीक। अब 188 का हो जाएगा, तो 187 का क्या हो गया, 187 का बी। और 188 सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज स्मॉलेस्ट। तो जिसका फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगा ना वो ही स्मॉलेस्ट ट्रांसफार्मर होगा। तो देखिए हर एक में 2 के बी रेटिंग दिया हुआ है, तो ये तो देखना ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी देखिए किसका कम है, तो 50 हर्ट्ज यहाँ पे, बाकी सबका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो हमारा स्मॉलेस्ट ट्रांसफार्मर हो गया डी, जो 2 kVA है, 50 हर्ट्ज, ये है स्मॉलेस्ट ट्रांसफार्मर। क्योंकि देखिए ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी पे रहता है, तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ होगा, ठीक ना। तो केवीए रेटिंग तो सबका सम है, तो फ्रीक्वेंसी जिसका कम होगा वही लोएस्ट ट्रांसफार्मर होगा, ठीक, और स्मॉल भी होगा। अब देखिए 188 का हो गया हमारा डी। अब 189 सवाल पूछ रहा था पर्पस ऑफ द ब्रीदर इन ए ट्रांसफार्मर इज। तो ब्रीदर का काम क्या होता है ट्रांसफार्मर में, कि जो वायुमंडल से एयर सक करेगा ट्रांसफार्मर में ना, तो उस वायुमंडल में तो मॉइस्चर कंटेंट भी रहता है। तो अगर ये मॉइस्चर कंटेंट ऑयल में, ट्रांसफार्मर का ब्रीदर कहाँ रहता है, कंजर्वेटर टैंक में जुड़ा रहता है। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए ट्रांसफार्मर का जो ब्रीदर वो कंजर्वेटर टैंक में लगा रहता है, कंजर्वेटर टैंक में ऑयल स्टोरेज होता है, और यही ऑयल इस पाइप के द्वारा ट्रांसफार्मर में जब ठंडा हो जाता है तब फिर पहुंचता है, जब गर्म होता है तो फिर ये इस कंजर्वेटर टैंक में आता है। तो ये ब्रीदर क्या करता है, वायुमंडल से एयर सक करता है और एयर को सक करके इस ऑयल को ठंडा करता है, ठीक ना। तो अगर और इस ऑयल में मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि अंदर सारा कोयल जितना भी कोयल है सारा सिर्फ इंसुलेटिंग है और इस ऑयल में डूबा हुआ रहता है, ठीक ना। अब मान लीजिए, और ये तीनों कॉयल एक साथ है। अब मॉइस्चर कंटेंट चल जाएगा तो तीनों कॉयल को शॉर्ट सर्किट करेगा ना। तो हमको क्या करना होगा, वायुमंडल से जो एयर सक कर रहा है ब्रीदर, तो ब्रीदर क्या करता है उस वायुमंडल में का एयर में मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, उस मॉइस्चर को क्या करता है, मतलब जो नमी होता है उस नमी को सोखता है और बाकी फ्रेश एयर को कंजर्वेटर टैंक में डाल देता है, ठीक। तो इससे क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक में सिर्फ फ्रेश एयर जाता है, मॉइस्चर कंटेंट हट जाता है। तो ब्रीदर का काम क्या है, मॉइस्चर को हटाना, ठीक। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ, प्रोवाइड कूलिंग टू द वाइंडिंग, नहीं वाइंडिंग को कूलिंग ऑयल प्रोवाइड करता है। टेक इंसुलेटिंग ऑयल फ्रॉम द कंजर्वेटेड टैंक, नहीं तेल मतलब ऑयल को तो ये इंसुलेटिंग प्रोवाइड नहीं करवाता, मतलब कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल है उसको इंसुलेटिंग प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं है। प्रोवाइड इंसुलेशन वाइंडिंग, नहीं इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड करवाता। एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, देखिए एयर से जो मॉइस्चर है उसको दूर करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक ना। तो 189 का हो जाएगा हमारा डी। अब 190 देखिए क्या पूछ रहा है, बोल रहा है क्रॉस ओवर वाइंडिंग आर यूज फॉर। बोल रहा है क्रॉस ओवर वाइंडिंग का यूज हम लोग कहाँ करें, क्रॉस ओवर देखिए वाइंडिंग क्या होता है, ये मान लीजिए वाइंडिंग का कॉयल है, ऐसे राउंड रहता है, और इसी में से एक वायर निकल के फिर राउंडिंग करवाते हैं, फिर यहाँ से एक निकाल के फिर राउंडिंग करवाते हैं। तो बोल रहा है कि हम लोग क्रॉस, इसी को बोलते हैं क्रॉस ओवर वाइंडिंग, ठीक ना। तो इस वाइंडिंग का यूज हम लोग यूज फॉर किसके लिए यूज करते हैं, तो इस वाइंडिंग का यूज हम लोग, तो इस वाइंडिंग का यूज हम लोग हाई वोल्टेज वाइंड, मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग में करते हैं, ठीक ना।
और स्मॉल रेटिंग का ट्रांसफार्मर में करते हैं, ठीक। मतलब क्रॉस ओवर वाइंडिंग का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे हाई वोल्टेज होगा वहाँ, और उस हाई वोल्टेज वाइंडिंग में करेंगे, और ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो स्मॉल होना चाहिए। मतलब 25 kVA का ट्रांसफार्मर है मान लीजिए, ठीक। तो उसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगा, 25 kVA का मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, तो इसमें एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगा, इधर एक लो वोल्टेज, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल रेटिंग का हाई वोल्टेज वाइंडिंग में हम लोग क्रॉस ओवर वाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक। तो आंसर हो गया हमारा हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ इस बी। तो देखिए 190 का हो गया बी, ठीक। अब देखिए 191 पूछ रहा है, इन ए कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर मतलब ये वाला ट्रांसफार्मर जिसका वाइंडिंग साइड में लगा रहे, ठीक। दो तरह का होता है, सेल टाइप और कोर टाइप। सेल टाइप में क्या होता है, बीच में वाइंडिंग रहता है, साइड में कोई वाइंडिंग नहीं, यहाँ पे वाइंडिंग रहेगा, ठीक, और इधर खाली रहेगा, इसको हम लोग सेल टाइप कहते हैं। और इसमें इसको हम लोग कोर टाइप कहते हैं, ठीक। तो देखिए बोल रहा है कि इन ए कोर टाइप ट्रांसफार्मर द कंसंट्रिक वाइंडिंग आर यूज विथ, बोल रहा है कि जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें हम लोग कंसंट्रिक वाइंडिंग का यूज करते हैं। मतलब एक साथ बहुत सारा जब वाइंडिंग लगा रहता है तो इसको हम लोग कंसंट्रिक वाइंडिंग कहते हैं, ठीक ना। तो बोल रहा है कि आर यूज विथ, किसके साथ यूज करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस्ड नेक्स्ट टू कोर। तो देखिए जैसे हम लोग क्रॉस ओवर वाइंडिंग का यूज कहाँ किए, जहाँ पे हाई वोल्टेज चाहिए था, तो उसी प्रकार जो कंसंट्रिक वाइंडिंग है हम लोग उसका यूज कहाँ करेंगे, तो जहाँ पे हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा, मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग में हम लोग कंसंट्रिक वाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक ना। और वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग में हम लोग क्रॉस ओवर वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 191 का ए, कि लो वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस नेक्स्ट टू कोर, कोर के बाद जो, मतलब कोर में हमारा जो लो वोल्टेज वाइंडिंग लगा हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रिक वाइंडिंग का यूज करेंगे। तो आंसर हो गया ए 191 का। 192 सवाल देखिए क्या बोल रहा है, द योक सेक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर हॉट रोल्ड लेमिनेशंस इज मेड 50% ग्रेटर देन दैट ऑफ द कोर सो एज टू। बोल रहा जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, इस कोर को स्ट्रिप के मतलब एक नट के द्वारा इसके इसको टाइट करके रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो योक लगा रहता है, मतलब एक स्टील नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको योक कहते हैं, जो इस कोर को संभालता है, मतलब टाइट करके रखता है, ठीक। तो उस कोर का लेमिनेशन जो है ना, हॉट रोल्ड लेमिनेशन करके रखते हैं। और जो कोर का लेमिनेशन होता है, मतलब ये जो हमारा कोर है, इस कोर का लेमिनेशन से इस ये जो पकड़ के रखा है इस कोर को, उसका लेमिनेशन 50% ज़्यादा करते हैं। क्यों, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर, नो, टू reduce द कॉपर लॉस, नो, टू reduce द आयरन लॉस इन योक एंड मैग्नेटाइजिंग करंट। तो देखिए जितना ज़्यादा लेमिनेशन करेंगे उतना कम आयरन लॉस होगा, ठीक। आयरन लॉस को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लेमिनेशन ज़्यादा करना है। तो योक का लेमिनेशन 15% ज़्यादा करेंगे तो आयरन लॉस हमारा कम होगा ना, एज कम्पेयर टू कोर। तो वही पूछ रहा है कि क्यों करते हैं, तो हम लोग टू reduce द आयरन लॉस इन योक एंड मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट और आयरन लॉस को कम करने के लिए हम लोग उसका एलिमिनेशन 15% ज़्यादा करते हैं योग का, ठीक। तो 192 का हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए शायद आप लोगों को योग के बारे में समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए योग को इजीली भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक आपके पास कॉपी है, कॉपी में पेज होता है, तो सारा पेज को एक ऊपर से कवर डाल के अटैच करके डाला जाता है और इस पेज को सेपरेट किया जाता है। मतलब ऊपर वाला जो कवर होता है पेज का, जो हमारा कॉपी है, कॉपी का ऊपर वाला जो गट्टा दिया हुआ रहता है वो क्या करता है, पूरा जितना अंदर पेज है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, टाइट रखता है। उसी तरह ट्रांसफार्मर का कोर को भी ना एक स्टील नुमा स्ट्रक्चर से नट द्वारा, जैसे यहाँ पे कॉपी में पिन मार के हम लोग क्या करते हैं, उस पेज को सेपरेट कर मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं और एक साथ गुच्छा बना कर रखते हैं। उसी तरह ट्रांसफार्मर में भी ऊपर से एक स्टीलनुमा स्ट्रक्चर डाल के नट द्वारा कोर को मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो टाइट रहे। तो उसको योक कहते हैं, ठीक। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखो 193 सवाल क्या पूछ रहा है, व्हेन टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आर रनिंग इन पैरेलल एंड इफ द इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, देन बोल रहा है कि दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो पैरेलल में वर्क कर रहा है, ठीक। पैरेलल में वर्क कर रहा है, उसका इम्पीडेंस ट्रायंगल जो है
तो इम्पीडेंस ट्रायंगल जो है ट्रांसफार्मर का एक जैसा नहीं है, नॉट आइडेंटिकल इन शेप, ठीक। शेप और साइज में जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है ना, वो दोनों ट्रांसफार्मर का डिफरेंट है शेप और साइज में। तो बोल रहा है कि देन तब क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हमारा क्या क्या दिया है। तो 193 हमारा सवाल है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पावर फैक्टर ऑफ वन ट्रांसफार्मर एंड पावर फैक्टर ऑफ कॉमन लोड विल बी सेम, नहीं, तो ये होगा नहीं। पावर फैक्टर एट विच द ट्रांसफार्मर ऑपरेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड अगेन देज विल बी डिफरेंट फ्रॉम पावर फैक्टर कॉमन लोड। तो देखिए दोनों ट्रांसफार्मर का जो है पावर फैक्टर अलग हो जाएगा, लोड जो हमारा दोनों ट्रांसफार्मर है, तो दोनों ट्रांसफार्मर को जिस पावर फैक्टर में काम करना चाहिए था ना, तो वो दोनों ट्रांसफार्मर उस पावर फैक्टर पे काम करेगा नहीं। और उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम वन अदर एंड अगेंस्ट देज विल बी डिफरेंट फ्रॉम पावर फैक्टर ऑफ कॉमन लोड। तो जिस पैरेलल कनेक्शन किए हैं तो किसी एक लोड को ऑपरेट करवा रहा होगा, तो इस लोड का जो पावर फैक्टर होगा उस पावर फैक्टर से भी डिफरेंट होगा, दो मतलब इस ट्रांसफार्मर दोनों ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर, ठीक ना। तो ना लोड के पावर फैक्टर के साथ मैचिंग करेगा, ना खुद एक दूसरे का पावर फैक्टर के साथ मैचिंग करेगा। तो पावर फैक्टर में प्रॉब्लम आ जाएगा अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल दोनों ट्रांसफार्मर का अलग अलग रहे तो, ठीक। तो हमारा 193 का हो गया सी, सॉरी 193 का हमारा हो गया बी, सी नहीं है बी, ठीक। अब देखिए 194 सवाल क्या है। व्हाट इज़ द टिपिकल यूज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर। बोल रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर का टिपिकल यूज क्या है। तो कंट्रोल मतलब टिपिकल यूज मतलब कहाँ पे यूज करते हैं कम से कम, ठीक है, मतलब ज़्यादा यूज वहाँ पे नहीं करते। कंट्रोल ट्रांसफार्मर में, आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर में, वेरिएबल ट्रांसफार्मर में, टॉय ट्रांसफार्मर में। तो हम लोग ज़्यादातर वेरिएबल ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, ठीक ना। हम लोग किसका, ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो 194 का यूज हो जाएगा सी। अब देखिए 195 सवाल क्या पूछ रहा है कि इन ए ट्रांसफार्मर द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स म्यूचुअल फ्लक्स। बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है इन ए ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। इन ए ट्रांसफार्मर द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा वेरी एट लो लोड्स एंड कांस्टेंट एट हाई लोड, नहीं। मतलब बोल रहा है कि लो लोड्स और कांस्टेंट लोड के साथ वेरी एट लो लोड्स एंड कांस्टेंट एट हाई लोड। बोल रहा है कि लो लोड्स अगर मतलब लोड हमारा अगर लो रहेगा तो वेरी करेगा, और लोड अगर हाई रहे तो कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। म्यूचुअल फ्लक्स ऐसा नहीं करता है। म्यूचुअल फ्लक्स जो है ना वो हमेशा सेम रहता है, ठीक ना। मतलब ट्रांसफार्मर का जो म्यूचुअल फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होता है वो वेरी वगैरह नहीं करता, वो हमेशा सेम रहता है किसी भी लोड में। तो आंसर हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो 195 का हो गया डी कि सैम एक्ट्स ऑल लोड्स। म्यूचुअल फ्लक्स, देखिए म्यूचुअल फ्लक्स कहाँ आता है, ये ट्रांसफार्मर ये वाला प्राइमरी है मान लीजिए, ये वाला सेकेंडरी है। तो इसका और इसका इसका भी कुछ फ्लक्स, इसका जो फ्लक्स आया वो सेकेंडरी में पहुंचा, सेकेंडरी में जब पहुंचा तो इसमें से करंट फ्लो हुआ, तो इसका भी कुछ फ्लक्स आएगा। तो दोनों का फ्लक्स का जो वैल्यू मतलब दोनों का फ्लक्स जब किसी ट्रांसफार्मर के किसी पार्ट में इंटरफेयर तो करेगा ही, तो वो होता है हमारा म्यूचुअल फ्लक्स। मतलब इसका भी फ्लक्स इसका भी फ्लक्स, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। तो वो हमें किसी भी लोड में सेम रहेगा, ठीक ना, उसका मैग्नीट्यूड। तो 196 सवाल क्या पूछ रहा था, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज। तो इसका होता है म्यूचुअल इंडक्शन। बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो है ना म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। इंडक्शन का मतलब होता है दो सर्किट बिना एक दूसरे को छुए ईएमएफ को ट्रांसफ़र करे या ईएमएफ इंड्यूस्ड करे। मतलब एक सर्किट में अगर हम कुछ छेड़छाड़ करें तो दूसरा सर्किट में भी वोल्टेज इंड्यूस्ड हो, करंट फ्लो हो। मतलब इसमें हम मतलब बिना छुए हुए अगर एक सर्किट से सर्किट वन से सर्किट टू में कोई इफेक्ट आ जाए तो उसको हम लोग इंडक्शन कहते हैं। देखिए आजकल इंडक्शन कुकर भी आ गया है बिना छुए, मतलब इंडक्शन चार्जर भी आ गया है, बिना छुए आप चार्ज कर सकते हैं बिना कुछ लगाए हुए वायर वायर, ठीक ना। तो उसी को इंडक्शन बोलते हैं। तो 196 का हो जाएगा ए।
सेल्फ नहीं होता, म्यूचुअल होता है, ठीक है, याद रखिए। तो 197 सवाल पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फिटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रांसफार्मर में फिटिंग नहीं होता, कम्यूटेटर ट्रांसफार्मर में नहीं रहता। तो 197 का हो जाएगा ए। कम्यूटेटर किस में रहता है, जनरेटर मोटर में, जहाँ रोटेटिंग पार्ट होगा वहीं होगा। कंजर्वेटर टैंक तो होता है, ब्रीदर होता है, बुकोज रिले भी होता है ट्रांसफार्मर में। अब 198 का सवाल पूछा, इन ट्रांसफार्मर एंड इंसुलेटिंग मटेरियल में बी फेल ड्यू टू। देखिए बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है वो फेल हो जाता है या वर्क करने में असमर्थ हो जाता है, कैसे, क्यों, किस कारण से। तो मॉइस्चर देखिए, ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर आएगा तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल को फेल्ड कर देगा, मतलब काम वर्क नहीं करवाएगा। मतलब जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो क्या करवाता है कि शॉर्ट सर्किट ना हो। अब मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर कहीं भी रहे वो शॉर्ट सर्किट करवाने की कोशिश करेगा, तो मॉइस्चर के कारण तो शॉर्ट सर्किट होगा, तो इंसुलेटिंग फेल हो गया। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू एयर मॉइस्चर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इंसुलेटर का काम कहाँ रहा, फिर कर अपना काम कर नहीं पाया, तो इंसुलेटर डैमेज हो गया। इसका मतलब डस्ट के कारण भी होगा, वॉइड इन वाइंडिंग, वाइंडिंग में अगर वॉइड हो जाए तो भी होगा। तो एनी ऑफ एबव आंसर हो जाएगा। 198 का हो जाएगा हमारा डी, कि तीनों में से कोई रहेगा तो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल काम करने में असमर्थ हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। द रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन, तो ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस होता है ना, ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस है वो डिपेंड करता है हमारा लीकेज फ्लक्स पे, लीकेज फ्लक्स, ठीक। तो 199 का हो जाएगा हमारा ए। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत ही मज़ा आया होगा देखने में, और आपका एक समझ बन रहा होगा धीरे धीरे। और देखिए पूरा सीरीज़ देखिए, बीच से देखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको लॉस होने वाला है। और आप यकीन मानिए एग्ज़ाम में आप जाइएगा, अगर आप एक बार रिवीजन करके जाते हैं ना तो आपका, देखिए मैक्सिमम सवाल मशीन से ही पूछा जाता है, मतलब 12-15 किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो जो मैक्सिमम टारगेट रहता है वो मशीन से ही, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है। तो इसको आप बार बार रिवाइज ज़रूर कीजिए। आपका अगर 10 भी सवाल पूछा जा रहा है ना एग्ज़ाम में तो 8 तो आप ज़रूर टच करके आइएगा, आप एक बार यकीन कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और सभी को फ़ायदा हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और दिन ब दिन चैनल में सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहा है, ये देख के अच्छा लग रहा है। इसका मतलब आप लोगों को समझ बन रही होगी, एक आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल पर बने रहें, रोज़ाना वीडियो आता रहेगा इसी तरह। अगर हमको काम से फुर्सत नहीं मिला तो ही ऐसा होगा कि वीडियो नहीं डाल पाए, नहीं तो रोज़ाना का रोज़ाना आएगा ही, ठीक ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।